ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। जी श्याम जी तैयार हैं? जी बड़े भैया। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं आगे लिट लकार की प्रक्रिया। जी ठीक है लक्ष्मीकांत जी, मेघा जी, तो चलिए आज हम एक ऐसा लकार पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आपको जो स्कूली शिक्षा आजकल जो दी जाती है उसमें 5 ही लकार पढ़ाए जाते हैं। ज्ञान है ना सबको? एक तो लट लकार पढ़ाया जाता है, दूसरा लोट लकार, तीसरा लंग लकार, चौथा जो है विधिलिंग, और एक पांचवा कौन सा पढ़ाते हैं? लिट, भविष्य जो बीच में छूट गया। ये 5 ही लकार की शिक्षा देते हैं और लकारों को वो ये समझ के शायद छोड़ देते होंगे कि इनका उन्हें उपयोग उतना अपने आजकल की आम बोलचाल में नहीं पड़ता होगा, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाता है संभवतः। पर जब आप संस्कृत को पढ़ोगे, काव्य शास्त्रीय संस्कृत, पुराणों की संस्कृत अथवा आजकल की संस्कृत से पहले की जितनी भी संस्कृत, उसमें तो आपको 10 लकारों के प्रयोग मिलेंगे। तो 10 लकारों के प्रयोग मिलेंगे, उसके लिए आवश्यक यह होगा कि आपको उन लकारों की समझ हो। अतः उसमें ये दूसरे नंबर का लकार है लिट लकार। इसका प्रयोग कहाँ कैसे होता है आइए पहले उससे जानते हैं। आजकल वो नहीं करते हैं, उसको भी देख लेना क्यों नहीं किया जाता है। ठीक है जी चलिए, श्याम सुंदर आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही है। हाँ थोड़ा आप कहते रहे हैं ना जोरदारी से। ओके, जी 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 तो जी लिट लकार किस अर्थ में हो इसके लिए सूत्र बनाया परोक्षे लिट, पाणिनि जी ने कहा। जी जी परोक्ष लिट में कुछ अनुवृत्ति आई जिसमें भूत की अनद्यतन, भूत और अनद्यतन की अनुवृत्ति आई, जिसके कारण जी इसकी वृत्ति में जुड़ गया है भूतानद्यतन परोक्षार्थ वृत्तेर धातोर लिट स्यात्। ऐसी वृत्ति जुड़ी। ध्यान करिए, जब जी हमने आपको वर्तमान लट पढ़ाया था तो वहां पर यह बताया था कि वर्तमान काल की विवक्षा में लट लकार होता है, तो वर्तमान किसे कहते हैं इसको समझाया था। इसी तरीके से जी हम आपको यहाँ समझा रहे हैं कि लिट जो आता है वो किस अर्थ में आता है। तो देखो, जी यदि कोई कहता है कि भूतकाल में अकेले में लिट आता है तो गलत, ऐसा नहीं है। कोई कहे कि अद्यतन या फिर कह लीजिए अनद्यतन शब्द को, मुझे चूंकि आपको अनद्यतन समझाना था इसलिए यहां पर मैंने अद्यतन समझा दिया है, ठीक है, जबकि वृत्ति में जी अनद्यतन है। यदि कोई कहे कि नहीं अनद्यतन में लिट आता है तो ये भी गलत है। अनद्यतन भूत में कोई कहे कि परोक्ष में आता है केवल लिट, तो ये भी गलत है। जी आपको तीनों को एक साथ प्रयोग करना होगा। भूतानद्यतन परोक्ष, वृत्ति में क्या लिखा हुआ है? जी भूतानद्यतन नदतन परोक्षा परोक्ष। होगी जब धातु की, जब धातु से आपको भूतानद्यतन परोक्ष ऐसे अर्थ की विवक्षा है तब आप उससे लिट लकार का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न आता जी है कि जी भूत किसे कहते हैं, अनद्यतन किसे कहते हैं और परोक्ष किसे कहते हैं? तो इसके लिए आपको समझना होगा कि भूत का मतलब क्या, और अनद्यतन को समझने के लिए आपको अद्यतन समझना होगा। जी और परोक्ष के लिए तो परोक्ष समझा ही देंगे आपको। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, भूते से ही प्रारंभ करते हैं कि भूत किसे कहते हैं। तो सामान्य लोग तो ऐसे समझ लें, अतीतः कालः भूत काल, जो काल व्यतीत हो चुका है उस काल को भूतकाल कहा जाता है। शास्त्रीय लोग जिन्हें संस्कृत भाषा की अच्छी पकड़ है, न्याय शास्त्र इत्यादि में अच्छा प्रवेश है, वो ऐसे समझ सकते हैं कि वर्तमान ध्वंस प्रतियोगी काल वृत्तित्व भूतत्व, अर्थात वर्तमान
के ध्वंस का प्रतियोगी जो काल है उस तदवृत्ति है जिसमें ऐसा काल जो है भूतकाल कहलाता है। इस दोनों का मतलब वही निकलेगा कि पास्ट टेंस, बीता हुआ काल। ठीक है, तो ये तो हो गया भूतम की परिभाषा। ये भूतम मतलब वो मत समझ लेना भूत प्रेत वाला, वो नहीं है। ठीक है ना, ये जो है ये काल को काल के लिए कहा जा रहा है भूत शब्द यहाँ पर। चलिए आगे देखिए, आगे अगला है तो भूतकाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे इसमें लिखा था अनद्यतन। अनद्यतन को समझाने के लिए जरूरी है अद्यतन। अद्यतन किसे कहा जाएगा, और जो अद्यतन नहीं होगा वो अनद्यतन कहलाएगा। अनद्यतन समझने के लिए संस्कृत में बहुत अच्छी अच्छी परिभाषाएं हैं। वो लंबी चौड़ी परिभाषा मैंने यहाँ नहीं लिखी, आपको जो जल्दी से समझ में आ जाए वो लिखी। जो लंबी चौड़ी परिभाषा जानना चाहते हैं वो अपने लघु सिद्धांत कौमुदी के ग्रंथों में देखें, टीका ग्रंथों में उनमें क्या क्या लिखा है उसकी चर्चा फिर हमसे कर लें, वो भी समझ में आ जाएगी आप लोगों को। लेकिन आप ये समझिए अद्यतन का मतलब क्या। जैसे कोई कहता है ना आज, जी, तो आज कितने को आज हम कहेंगे, तो हमने यहाँ पर लिखा है इसकी परिभाषा कि अद्यतन का मतलब यह होगा कि चतुर्विंशति वादनात्मक काला, मतलब ये 24 घंटे का जो काल है उसको हम कहेंगे अद्यतन। 24 घंटे का मतलब ये हुआ कि रात्रि के 12 बजे से शुरू होकर के रात्रि के 12 ही बजे खत्म हो जाए, उतने उतने बीच का जो टाइम है उसको हम अद्यतन कह सकते हैं, उसको हम आज कह सकते हैं। ठीक है जी। जी, हाँ, अब देखिए आप जो है जैसे यहाँ पर एक घड़ी दी गई है ना, ये 24 घंटे के हिसाब से है, मतलब जो रेलवे की घड़ी होती है ना स्टैंडर्ड टाइम बताती है, जी, उस तरीके की घड़ी है। तो आइए इसके माध्यम से समझिए अद्यतन को पहले। तो देखिए यहाँ पर तो 24 बज जाएंगे, चाहे चंद्रमा दिखाई दे रहा है ना आपको, जी, तो चंद्रमा का मतलब वो 24 बज गए, आधी रात हो गई, वो चंद्रमा का मतलब ये है। जी, आधी रात के बाद से आप देख रहे होगे 1 2 3 4 5 6 तक, यहाँ तक बजा लीजिए, ये 12 घंटे। जी, और उसके बाद यहाँ ये सूर्य जहां पर है वो 12 घंटे हैं। जी, और फिर इधर इधर जो है बजा लीजिए 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 और 23 तक, और 24 माह तो फिर वो आ ही जाएगा। जी, तो ये 24 होरा का जो ये काल हो गया, 24 घंटे देख रहे होगे आप, 12 जिसमें दिन के और 12 रात के, है ना। जी, तो यह जो काल है इसको आप कहेंगे क्या, अद्यतन। अद्यतन अर्थात आज। जी, और इससे जो भिन्न काल है, जैसे कोई 2 दिन की घटना, तो वो क्या कहलाएगी, अनद्यतन कहलाएगी, 2 दिन पुरानी घटना। जी, क्यों जी। जी, जी, अच्छा, आज जो शब्द है और आज से भिन्न जो शब्द है वो 2 तरीके का हो सकता है। जब जब हम कहते हैं अद्यतन, अद्यतन का मतलब जो आज का नहीं है, आज का नहीं है से 2 चीज आ सकते हैं क्या, या तो वो भूतकाल का या वो भविष्य काल का। जी, तो अनद्यतन का संबंध 2 के साथ संभव है, भूतकाल जी, के साथ और भविष्यत काल के भविष्य साथ साथ, भी। जब भविष्यत अनद्यतन की बारी आएगी तो हम इससे अगला लकार लुट लकार आपको पढ़ाएंगे ही। जी, अभी भूत अनद्यतन में बात चल रही है, और भूत अनद्यतन में भी परोक्ष में। तो जी, अनद्यतन का मतलब हो गया, अनद्यतन भूत का मतलब क्या हो गया, ऐसा पिछला भूतकाल जो आज का नहीं है। क्योंकि एक तो भूतकाल आज का भी हो गया, जैसे कि मान लो मैं दोपहर में सोया, मैंने दोपहर में फल खाया, आज गंगा दशहरा था ना, आज मैंने जी, दोपहर को गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में यमुना जी में स्नान किया, तो आज वो 10 बजे की घटना है। आज यदि मैं कहूं कि मैंने खरबूजे खाए, मैंने तरबूज खाए, मैंने खीरा खाया, मैंने आम खाए, तो आज आज की घटना, ये ऐसा भूतकाल है जो अब शाम तक वो बीत चुका है, तो वो तो हो जाएगा अद्यतन भूत, मतलब आज का ही भूतकाल। लेकिन लिट कैसे कैसे भूतकाल में होता है, जो अनद्यतन भूत हो, ऐसे में बात आई समझ में, जी, जो इस 24 घंटे के बाहर का भूत होना चाहिए।
लेकिन केवल भूत अनद्यतन में ही लिट लकार नहीं होता, एक चीज और रह गई, परोक्षम, परोक्ष भी होना चाहिए। परोक्ष का मतलब क्या होता है, तो उसकी परिभाषा लिखी, कई प्रकार की परिभाषा मुझे मिली, मुझे ये थोड़ा लगी। भट्टो दीक्षित जी ने हालांकि दूसरे प्रकार की परिभाषा दी है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर जो लिखी है कि प्रयोक्तुर इंद्रिय अगोचरत्वम, प्रयोक्ता के इंद्रिय के अगोचर हो, अर्थात उसके इंद्रिय से नहीं वो दिखाई दी हुई चीज, ऐसी चीज को कहेंगे परोक्षम। परोक्षम का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, अक्षणः परहैति परोक्षम, आंखों से जो परे वस्तु है, ये शाब्दिक अर्थ है, इसमें बेभाव समास मानते हैं भट्टो दीक्षित। तो ये है परोक्षम। तो प्रयोक्ता जो प्रयोग कर रहा है उस वाक्य को, उसके इंद्रिय की गोचरता में नहीं आ रही था, इंद्रियों से दृष्ट वो चीज नहीं है। भट्टो दीक्षित इसको ऐसे कहते हैं कि साक्षात्कृतम, ऐसा ज्ञान नहीं है जिसमें वह चीज, वह उसे कहेंगे हम परोक्ष। वो उनके ग्रंथ से आप जान सकते हो, वैयाकरण भूषण साथ में है ये चीज, और अन्यत्र भी उपलब्ध। चलो, तो ये तो आप तीनों चीज समझ गए होंगे। तो लिट लकार कब होगा, भूत अनद्यतन में होगा, लेकिन वह भूत अनद्यतन परोक्ष होना चाहिए। ठीक है जी जैसे मान लीजिए, केवल मैं कहता हूं भूतकाल में होता है कौन, लिट लकार का प्रयोग। लेट लकार। तो जी आज मैंने जो वस्तु सुबह खाई है, आज मैंने कृत्य जो सुबह किए हैं, तो उनमें भी लिट लकार का प्रयोग होने लगेगा। तो उनसे जान छुड़ाने के लिए उसे क्या कहना पड़ा जी, भूत अनद्यतन। क्या कितना कहना पड़ा, भूत अनद्यतन। भूत अनद्यतन में होगा लिट लकार का प्रयोग है। मैंने यहाँ अद्यतन इसलिए लिखा है अनद्यतन को समझाने के लिए, तद भिन्न काल जी अनद्यतन होगा अद्यतन से। ठीक है, जी जी अच्छा, तो आज के से पिंड छुड़ाने के, आज के भूतकाल से पिंड छुड़ाने के लिए क्या कहना पड़ा, अनद्यतन शब्द जोड़ना पड़ा। लेकिन भूत अनद्यतन कहने से क्या होगा, अब भूत अनद्यतन में भी दो कैटेगरी है। एक तो भूत अनद्यतन इस तरीके का है कि वो उसके सामने पूरी घटना घटी है, उस व्यक्ति के सामने जिस वाक्य ऐसे वाक्य प्रयोग कर रहा है, वो एक ऐसा है कि उससे पूर्व में वो घटना घट चुकी है, जी मतलब सैकड़ों वर्षों पुरानी बात है। जी जी। परोक्षम का मतलब क्या होगा कि उस व्यक्ति के सामने ही घटित है वो चीज, हम्म। व्यक्ति के सामने घटित है, तब तो वो चीज हो जाएगी प्रत्यक्ष। वो कैसा भूतकाल है, उसने उस भूतकाल का है, उस अनद्यतन भूत का प्रत्यक्ष किया है वो व्यक्ति। लेकिन हमें क्या चाहिए, परोक्ष। तो परोक्ष कैसा लिया जाए, तो परोक्ष ऐसा लिया जाए जो प्रयोक्ता की इंद्रिय से अगोचर हो, उसने नहीं देखा हो, उसने वो किंवदंतियों के रूप में सुन रखा हो। जब ऐसा भूतकाल होगा तब वहां पर लिट लकार का प्रयोग कर लेना जी। ठीक है, जी हाँ, तो आगे बढ़े। अब देखो, जैसे मैंने एक प्रयोग दिया है यहाँ पर लिखा है, रामो रावणम जघाना, राम जी ने रावण को मार दिया है जी क्या। अच्छा, आप ये सब चीज घटा लो, ये भूतकाल है, कंफर्म हो गया, रामो रावणम जघान। ये जघान है ना, ये लिट लकार का प्रयोग है, ध्यान दो, इसी बात पर ध्यान देना है। ये जघान हन धातु आप पढ़ोगे आगे है अदादिगण जी में, वहां के लिट लकार का ये प्रयोग किया है। तो ये भूतकाल का प्रयोग है, कंफर्म। क्या वो अनद्यतन है, यस वो अनद्यतन भी है, इस प्रकार का भूत है। क्या वो परोक्ष है, यस वो परोक्षम भी है। क्यों, क्योंकि प्रयोक्ता के इंद्रिय से अगोचर है, जो इस वाक्य को प्रयोग कर रहा है उसने उसे नहीं देखा है। मतलब मेरे जैसा व्यक्ति कोई प्रयोग कर रहा है तो वो जघान प्रयोग करेगा, कोई कवि कालिदास प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी जघान प्रयोग करेंगे, उनसे भी पहले की बात है बहुत। बात आई ना समझ में। जी ऐसी जगहों पर ही आपको अपने शास्त्रों में, काव्यों में, पौराणिक ग्रंथों में सब जगह लिट लकार का प्रयोग मिलेगा।
बात आई समझ में सबको? जी यस, ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो ये तो पक्की बात हो गई ना कि रामो रावणम जगह में ऐसा ही प्रयोग बनेगा। ठीक है, जी अर्थात जी लिट लकार का ही प्रयोग करना है ऐसे स्थान पर। अब कोई ये मत जी कहने ना कि मैंने तो रावण को मरते हुए देखा है गंगा दशहरे में, ये तो मेरे सामने की घटना है। वो गंगा दशहरा को विजयादशमी वाला दशहरा, ठीक है जी जी वो तो मेरे सामने की घटना है, मैंने उसमें तीर लगते हुए, ऐसा मत कहना, ठीक है वो दरअसल पुरानी बात है, आप तो उसकी प्रतिकृति रूप मनाते हो वो उत्सव को उस रूप में, तो तब ऐसी कहीं वो मत मान लेना। तो राम जी ने रावण को मार दिया है इस 3 तीर दे करके। नीचे आप देख देख सकते हो इसमें क्या कह रहे हैं, 4-5 दिन बाद अगर प्रयोग था जिसने अपने इंद्रिय से गोचर कर रहा हो। हाँ, एक बार कहिए, मैं आपको सुनूंगा जो है संदेश जी, यदि आपकी ध्वनि आए तो एक बार कहिए इस बात को। संदेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मुझे लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हम उसे सुन लेते हैं। क्या है श्याम सुंदर जी, आप इनके मैसेज को पढ़ के थोड़ा बताइए क्या पूछ रहे हैं ये। जी, एक मिनट। चैटिंग में जाइए और देखिए। ये बोल रहे हैं गुरुजी, 4-5 हाँ दिन बाद अगर प्रयोक्ता जिसने अपने इंद्रिय से गोचर रहा हो हाँ तो हाँ, उस स्थिति में किस लकार को मानना चाहिए? मतलब 4-5 दिन में, थोड़ा एक वाक्य द्वारा से पढ़े, क्या पूछा है? बोल रहे हैं कि 4-5 दिन बाद अगर हाँ प्रयोक्ता जिसने प्रयोग हाँ, किया हो ठीक ठीक। अपनी इंद्रिय से गोचर हाँ रहा हाँ, हो तो उस स्थिति में किस लकार का प्रयोग होगा, किस लकार को माना जाएगा? मेरे 4-5 से इसमें कुछ नहीं होने का है। ये जो भी प्रयोग है ना, ये इसका परोक्ष लिट का, ये जो भी प्रयोग होगा सैकड़ों वर्ष पुरानी घटनाओं में होगा, ये तो समझ लो पहली बात, है ना। आप देखो वैसे परोक्ष लिट का जो विषय है बड़ा विवादास्पद विषय है, इसको महाभाष्य इत्यादि में आप अच्छे से अवलोकन कर सकते हो। ठीक है, क्या इसमें विवाद है? विवाद यह है कि जैसे कोई घटना भूतकाल में घट गई जो उसने देखी भी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कहीं बम धमाका हो गया, अभी नहीं, पिछले बम धमाका जैसे हो चुके हैं, जैसे मान लो कि मुंबई का हमला हुआ था, ठीक है, वो घटना को, और एक बच्चा जो अब सन इसमें 2021 में जन्म लेगा, तो वो उसने तो वो घटना का प्रत्यक्ष किया नहीं है। सबसे पहली बात, उसके लिए भूत भी है, अनद्यतन भी है, और वो कैसी है, परोक्षम भी है, उसने तो उसका घटना का प्रयोग नहीं भी किया है। तब ऐसी स्थिति में वो क्या करे, उसको क्या लिट लकार का प्रयोग करना चाहिए क्या? जबकि है कितने साल की घटना, मात्र वह उसके कोई 20-30 साल पुरानी घटना, तो इतने में वो कर सकता है कि नहीं प्रयोग, है ना। ऐसी कोई भी घटना ले लो, तब कहते हैं देखो, ऐसे में भी कवियों ने नहीं प्रयोग किया है इसका, क्यों? देखो मान के चलिए, माना जाता है कि तो हम तो ये समझते हैं, हमने जहां जैसे इसके प्रयोग देखे हैं कि मान लो कि व्यक्ति की जो है पूरी जीवन आयु है 100 वर्ष की, तो जहां तक हमने इसके जो प्रयोग देखे हैं वो 80-100 वर्ष से पूर्व की घटनाओं के लिए ही इसके प्रयोग देखे हैं। कहने का मतलब अधिक से अधिक 50 वर्ष से पूर्व घटनाओं का प्रयोग कर रखा है कवियों ने, बस ज्यादा से ज्यादा। आप क्या मान लें, 50 या 100 वर्ष से पूर्व की घटित घटनाएं हैं, उनमें आप लिट लकार का प्रयोग करें तो ज्यादा उचित, जैसा कभी लोगों ने किया है। क्योंकि वो सब कैसी मानी कही जाएंगी, वो भूत अनंतन परोक्ष कही जाएंगी, है। हमें तो ये उचित लगता है इसके विषय में। वैसे तो बहुत अलग अलग व्याख्यान है, पर ये सही है। ठीक है जी, तो जी संदेश जी आप समझ गए होंगे, और भी जो प्रश्न होंगे आपके लेते रहेंगे हम बीच में और बाद में कभी भी। चलो आगे बढ़ते हैं। नीचे एक चीज देख लीजिए, लिट लकार के प्रयोग में नीचे एक वाक्य लिख दिया है, ये वाला, कि या क्रिया है, या क्रिया वक्त्रा स्वयं न प्रत्यक्षीकृता तादृश्यामेव भूतकालिक क्रियायाम लिट लकार से प्रयोग। आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है, यही बात है जो हम कह रहे हैं कि जिस क्रिया का वक्ता ने स्वयं प्रत्यक्ष नहीं किया है,
लेकिन ऐसी घटना यदि भूतकाल में घटित है तो ऐसी क्रिया के लिए लिट लकार का प्रयोग कर लेना चाहिए। ठीक है, बात आ गई समझ में आप लोगों को? जी। तो चलिए, बस इतनी बात समझानी थी, आगे तो कुछ भी नहीं, बहुत सरल पंथा है, वो आप देखते जाइए। तो क्या होगा जब लिट ले आओगे तो स्थिति होगी भूलिट। भूलिट कैसी कैसी अवस्था में आया है? भूत अनद्यतन परोक्षार्थ वृत्ति है जब भू धातु की, तब उससे आप लिट लकार लाए हैं, और लिट का बचेगा ल। लिट का क्या बचेगा? ल। तो स्थिति हो ला। जाएगी भू ल इति स्थिति। इसके बाद क्या करिए, मूल को देखते जाइए। मूल में लिखा है लस्य तिवादया। ठीक है, अब लकार के स्थान पर आपको क्या कर देने हैं? तिवादी कर देने हैं। तो चलो, आपने ला के स्थान पर तिप क्या किया है? तिप प्रत्यय ले आए। भाई पुष्कर जी क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। प्रणाम भैया। हाँ महादेव, कहिए। भूतान अद्यतन और परोक्षार्थ वित्तिर जो अर्थ लिखा है, उन दोनों का, भूतान अद्यतन और परोक्ष का जो अर्थ है वो साथ साथ लेना है, अलग अलग? सबका से एक साथ लेना है भूतानद्यतन परोक्ष को, तीनों को एक साथ लेना है, ठीक है ना? जी जी। बिल्कुल, इसीलिए मैंने उनको इस तरीके से बताया भी था कि न केवल भूत में करना है, न अनद्यतन में करना है, न केवल परोक्ष में करना है, भूतानद्यतन परोक्ष में करना है, साथ ही है ये सब बात। ओके, जी जी। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है फिर लस्य तिवादयः। अब लकार के स्थान पर तिवादी होंगे, क्यों? आपको कर्तार्थ की विवक्षा है ना? और यहाँ पर लिट का अर्थ हो गया भूतानद्यतन परोक्ष, तिप का अर्थ हो गया कर्ता, और एक वचन, एकत्व की विवक्षा था, एक वचन आए, तो स्थिति हो जाएगी आपकी भूतिप। क्या जी। स्थिति हो जाएगी? भूतिप। भूतिप। तिप। ठीक है, जी। हाँ। तो ये कह रहे हैं, देखो, यदि अर्ध कल अमेरिका में कोई घटना घट गई, हमने नहीं वो देखी है, तो लेकिन वो ध्यान रखिए कि वो जो है क्या हो जाएगी? वो अद्यतन हो जाएगी। ठीक है ना? पर मैंने एक बात जो जी। कही, अब ऐसा ध्यान रखना, ऐसा भी हो सकता है कि वहां का टाइम थोड़ा इस तरीके का है कि यहाँ के 24 घंटे से थोड़ा पूर्व में रहता है या पश्चात रहता है, देख लेना। तो ऐसा देखो, कैसी लिट लकार का प्रयोग जो मैंने कहा कि 50 या 100 वर्ष पूर्व की घटना में आप करिए, ऐसा ही प्रयोग उसका मिलता है। ठीक है, ये उसके जी। लिए सही रहेगा ज्यादा से ज्यादा ऐसा के। तो चलिए, भूतिप, और तिप का अवस्था क्या है? ती। भूति। ऐसी स्थिति होने पर क्या करिए? एक सूत्र आ गया, परस्मयी पदानाम णल तु, इसको थोड़ा अलग अलग करके पढ़िए, णल तो सोस थल सोस णल बमा है, ऐसे थोड़ा अलग अलग करके पढ़ना। आपकी बहुत सारी पुस्तकों में से अलग अलग करके भी लिखा है, आप उन्हें वहां से समझ लेना। अब ये सूत्र करता क्या है? मैं जो कह रहा था ना कि लिट लकार में आपको क्या चीज आएगी नई, तो वो नई ये आ गई कि जो तिप्तजी सिप्तस थे अभी तक, जो आपने 18 परस्मयी को 9 परस्मयी पद के जो प्रत्यय थे, वो परस्मयी पद के जो प्रत्यय चेंज हो जाएंगे, प्रकृति वही की वही रहेगी भू धातु। अब यहाँ पर क्या हो रहे हैं? जो प्रत्यय हैं वो चेंज हो रहे हैं। परस्मयी पद के जो तिप्तस जी है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो देखिए। आपका तिप्तस जी है वो डल उस है, कहाँ के लिए? परस्मयी पद लिट लकार के लिए। ओनली ऑन परस्मयी पद की बात कर रहे हैं हम, आत्मनेपद की बात नहीं कर रहे हैं। जी। परस्मयी पद का लिट लकार के लिए जो पहले तिप्तस जी थे, और सब जगह के लिए वो यहाँ के लिए कौन है? अणल उस। और जो सिप्तस था थे वो है अणल, वो थल उत्तम में जो मिप वसमस होते थे, वो अब णल। आपके णल। इस परस्मयी पद में क्या प्रयोग होंगे? अणल णल व व म, म। ये प्रयोग होगा। बात आई समझ में? जी। तो अब आपको क्या करना है? जब भी लिट लकार के रूप चलाओ परस्मयी पदों के, तो तिप्तस जी को क्या करो? तिप्तस जी के स्थान पर इनको समझो। णल अतुस उस थल अथुस। अथुस अणल व म, जो जी। इनको जानेगा उसके लिए लिट लकार कुछ भी नहीं है, एकदम गंगा जल की तरह हो जाएगा, हस्तामलकवत हो जाएगी वो चीज है। कोई कठिनाई नहीं है, बस ये प्रत्यय समझने होंगे। तो इनको भी आप क्या करना? कंठस्थ करना कि किसके स्थान पर क्या होने वाला है।
मैंने आपको व्याकरण की प्रक्रिया बता रखी है। व्याकरण में दो ही चीज है, या तो प्रकृति के स्थान पर कुछ कार्य होते हैं या प्रत्यय के स्थान पर कुछ कार्य हैं। तो प्रत्यय के स्थान पर होने वाले आदेश हैं। प्रकृति प्रत्यय को समझना है, उनके जोड़ाप को, वही है व्याकरण। तो अब आप पित्तस जी सिप्तस्ता को किस रूप में समझोगे? लिट लकार के लिए ऋणल को किसका क्या बसता है ये भी देख लीजिए। ऋणल का आ, ऋणल दो जगह आया है। ऋणल एक तो आया है यहाँ, एक आया है यहाँ। एक तो प्रथम पुरुष का एक वचन ऋणल है, एक उत्तम का एक वचन ऋणल है। तो दो दो ऋणल क्यों कहे? दोनों के अपने अपने अलग अलग फायदे हैं। हम आगे बताएंगे, जब वो फायदा आएगा तब सूत्र ही आएगा पाणिनि जी का, वो फायदा बताएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर किसका अ बचेगा? इसका अ बचेगा, इसका भी अ बच रहा है, आप देख रहे हो, इसका भी बचेगा ही। तीन जगह अ बचेगा। ठीक है जी। जी। अच्छा, ऋणल को णित करने का कोई खास प्रयोजन है और ल जोड़ने का। और आप देखिए अतुस का अतुसी शेष रहेगा, जहां सकार हो सकार को ऋतु विसर्ग होगा, बस उसका उस शेष रहेगा, सकार को ऋतु विसर्ग होगा। अथुस का अथु शेष रहेगा, सकार को ऋतु विसर्ग होगा। है बहुत, मतलब इनके यही शेष रहने हैं। वहां पर सकार को ऋतु विसर्ग करते जाना है। वह में तो कुछ है ही नहीं, जहां था वहां बता दिया। अब देखो एक चीज और देखिए, ये तो जो है, ये जो येलो कलर देख रहे हो, ये तो ऐसा लिट लकार है कि जो पित्त है। ये कैसा लिट लकार के प्रत्यय हैं जो कि पित्त हैं, क्योंकि एक तो जगह तिप सिप में कई स्थान पर हुए हैं ना, ये नल हो या थल हो या ये दूसरा नल हो। जी। तो ये क्या है? ये है पित्त, पित्त। ये है जी। पित्तलिट। और आगे ये जो 6 प्रत्यय हैं ये हैं अपित्तलिट। इनको हम अपित्तलिट के नाम से कहेंगे। ये मैं व्यवहार अभी आपको बताए देता हूं, क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ेगी जब आप भू धातु से आगे बढ़ोगे। तो ये पित्त विभाग अपित्त विभाग एक बार और समझ लेना। हमने पहले भी हालांकि एक बार पित्त जी पढ़ाए थे, तब भी बता दिया है वहां पर भी, लेकिन फिर दोबारा से समझ लेना, भूल ना जाओ। ठीक है जी। तो चलो, इतनी बात आप समझ गए होगे। पित्त लिट का मतलब है तिप से पिप के स्थान पर होने वाले अमुक आदेश, और इसके स्थान पर होने वाले अपित वाले अलग। समझ गए होगे, आगे बढ़े फिर। है जी। तो इसकी वृत्ति में भी यही बात लिखी है श्याम जी, जी। कि परस्मयी पदानाम नल। तो उसकी वृत्ति देखिए कि लिटस जी। तिवादी नाम। लिट के जो तिवादी हैं कितने हैं? वो तिवादी नाम नवा नाम। नवा नाम। तिवादी जो 9, उनको क्या हो जी। जाते हैं? णलादयः नवादेश। स्यु, उनको णलादी हो जाते हैं। णलादी कौन है भैया? तो कहा ये सूत्र में जो गिनाए गए हैं ना, प्रणल इनको अलग अलग कर लेना, ये णलादी। जी। उनको अलग अलग लिख भी दिया है यहाँ पर, यहाँ पर ये देख भी लीजिए। ठीक है तो चलिए भैया, हमने क्या कर लिया? अब अणल कर लिया। किसके स्थान पर कर लिया? अणल तिप के स्थान पर कर लिया। एक बात और जान लीजिए, आप किताबों में लिखी है, हालांकि किताबों से भी पढ़ लेना। मैं तो आपको बहुत सरल करके पढ़ाता हूँ, किताब की पूरी बातें नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन कुछ बात यदि किताब में नहीं लिखी होती है तो वो भी कहीं की ज्यादा बतानी पड़ती है समझाने की दृष्टि से। एक बात समझिए कि तिप के स्थान पर, तस के स्थान पर, झी के स्थान पर, ये जितने भी 9 प्रत्यय हैं उनके स्थान पर जब आप णल अतुस उस जब भी करोगे, ये ग्रीन वाले कौन है? आदेश हैं। और वो जिसके स्थान पर हो रहे हैं वो रेड अक्षर। तो जो भी ये करोगे, ये पूरे के स्थान पर पूरे करने होंगे आप। पूरे के मतलब संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर ये आदेश बैठेंगे। जैसे पूरे तिप के स्थान पर नल बैठेगा, है, जी। पूरे तस के स्थान पर अतुस बैठेगा। ये थोड़ा देखना। तो कहीं कहीं तो अनेक काल होने के कारण अनेक काल से सर्वस्व से यहाँ पर सर्वादेश हो जाएगा। और जहां पर आपको अनेक काल नहीं दिखे, जैसे अनुबंध हटा करके ही एक काल अनेक काल का परीक्षण किया जाता है, तो वहां पर आप क्या देख लेना, जैसे यहाँ पर नल का अ बच रहा है। अब ये तो क्या है? ये तो अनेकल वाला है नहीं, ये तो एक ही अल वाला है। तो ऐसे स्थान पर क्या किया गया है आपके टीकाकारों ने, और उन्होंने रास्ता ये सुझाया है, ऐसी स्थान पर हमें ये यहाँ पर क्या कहते हैं कि अकार का प्रश्लेष समझना चाहिए। अकार के प्रश्लेष के माध्यम से हमें ये पूरे के स्थान पर पूरे बैठाने चाहिए। अकार प्रश्लेष का मतलब ये है कि एक अ प्लस एक अ और दोनों अ को मिला करके अतो गुणे से क्या कर देना? मिला पर दो। रूप कर देना। तो एक ही अ बचेगा
तो वही पररूप किया कराया एक ही अ यहाँ पर बैठा हुआ है, वस्तुतः वो दो अ थे, तो दो अ होने से यह जो नल है ये अनेकाल हो गया, या फिर ये जो थ वाला अ है ये अनेकाल हो गया, अनेकाल होने से पूरे स्थानीय के स्थान पर बैठ जाएंगे राई चरण जी। ऐसा भी विचार आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में किया गया है। तो अब बस यही आपको बताना था कि कैसे यहाँ पर एक ही बात समझना कि ये जितने भी नलादि हैं नव, ये तिवादियों के स्थान पर पूरे के पूरे बैठते हैं। ठीक है अमर जी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब आपने पूरे तिप के स्थान पर नल कर दिया तो स्थिति क्या हो जाएगी, स्थिति जो आपकी भू तिप थी वो स्थिति हो गई भू नल, और नल का क्या बचता है, अ बचता है, ये बता दिया है। इसलिए आपके यहाँ पर मूल में क्या लिख रहा है, भू अ इति स्थिते, तो भू अ ऐसी स्थिति हो, बात आई समझ में। नल का क्या जी। बचता है, अ, तो इसलिए आप कौमुदी के मूल को देख लीजिए, भू अ इति स्थिते, ऐसी स्थिति हो गई। अब चलते हैं हम अगली वाली स्लाइड, ठीक है। जी। चलिए अगली स्लाइड अब देख, अब आगे पढ़ते हैं, भू अ से आगे क्या क्या हुआ। जब भू अ ऐसी स्थिति हो गई तो एक अगला सूत्र आ जाता है, तो अगला सूत्र आ जाता है भुवो भुगलुंगलिटोहो। ठीक है, जी। ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि भू धातु को भुगागम हो जाता है लुंग और लिटो रचि, लुंग लिट संबंधी अच के परे रहते, अच को यहाँ ध्यान में रखना, अच विशेष बात। लुंग एक तो सूत्र दो लकारों में लगेगा, ध्यान रखिए, दो लकारों में लगेगा लुंग और लिट में, और कहाँ लगेगा, केवल केवल भू धातु में ही लगेगा। इसका मतलब और धातुओं में लगना ही नहीं है, इसकी छुट्टी है, एक ही धातु के लिए स्पेशल सूत्र है। ठीक है, स्पेशल जी। सूत्र है, एक ही जगह लगेगा। अभी आगे के जो आप सूत्र पढ़ रहे हो तो उनका कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ना कि कौन सा भू धातु के लिए स्पेशल होगा और कौन आगे आने वाली सभी धातुओं में प्राय लगेगा। तो जो केवल भू को शब्द को केवल मान करके लगता है वो भू धातु में जो कुछ नहीं कहता, अब वो सभी नॉर्मल धातुओं में लगता है, ये ध्यान रखना। तो बात आई समझ में। आगे जी। देखिए, अब आगे की देखिए, तो ये सूत्र कहाँ लगेगा, भू धातु को भुगागम हो जाएगा, लुंग लिट संबंधी अच के परे रहते, तो वुक होता है। मतलब ये क्या आगम है, थोड़ा सा ध्यान करिएगा, ये आगम है वुक। पक्का को ग वो संधि के कारण हो गया है, इसलिए जी। भुगागम बुक हो गया है, बुक। ठीक है, बुक जी। आगम। अच्छा, तो बुकागम किसको होता है, तो भू धातु को होता है बुका का आगम। तो कहाँ किया है, इधर किया है। देखिए, इसको बुकागम कर लिया, भू धातु को किया गया है ना, तो उसके कहाँ बैठेगा, बुकागम कित है, कित होने से अन उसके बाद में बैठेगा, क्योंकि आद्यंत टकतु जानते हो आप, कित जी। आदि में होते हैं और कित अंत में होते हैं, ये नियम आप संधियों में ही समझ चुके हो। जी। तो कित होने से अंत में हो गया, और ये बुक के ऊपर अनुनासिक का चिन्ह है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर हम थोड़ा सा लगा नहीं पाए, आप लगा लें, हमने वहां तो लगा जी। दिया है सूत्र में, इधर रह गया है। तो वुक जी। अ ऐसी स्थिति होगी जब आप वुक आगम कर दोगे, तो वुक का क्या बचेगा, वुक का बचेगा व, तो स्थिति क्या हो जाएगी, भू व अ। क्लियर, जी। वुक का क्या बचना है, व, उ और का की संज्ञा हो वाह। जाएगी, ताकि अलंकन से कर देना, उकार की किससे कर देना, उपदेश से नासिकित से। तो क्या जी। स्थिति बन गई अभी तक, भू व अ। भू व अ। स्थिति कितनी बन गई आपकी, भू व भू व अ। अ। इस स्थिति को समझे रहना। ठीक है, जी। अब आ जाइए इधर अगले सूत्र की तरफ। तो आपकी स्थिति अभी तक क्या हो चुकी है, ये नीचे वाली स्थिति भू ध्यान व रखना, अ। भू व अ ऐसी स्थिति जी। होगी। अब आपको जी। कौन सूत्र लगाना है, अब आपको लगाना है लिटि धातु अनभ्यासस्य। लिटि धातु अनभ्यासस्य में दो सूत्र अधिकार सूत्र हैं, वो इसमें अनुवृत्त होते हैं। एक तो एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादिर द्वितीय से, दोनों जो सूत्र हैं इनका वर्णन सिद्धांत कौमुदी में किया गया है। लघु सिद्धांत कौमुदी में जो कि सभी सूत्र नहीं है वो अधिकार सूत्र हैं, वो इनमें इसमें अधिकृत होकर के आए हैं। तो इस सूत्र का अर्थ क्या बनता है,
है, लिटी धातु अनभ्यास से विधि सूत्र है। ये सूत्र क्या करता है, सबसे पहले देखिए, सूत्र करता है द्वित्व। द्वित्व का मतलब डबल रोल कर देता है, ध्यान रखिएगा, द्वित्व आप पहले भी करते आए, ठीक है। द्वित्व जी का मतलब एक चीज का 2 बार उच्चारण कर देता है, ठीक है। जी जी तो भैया किसको द्वित्व करेगा ये सूत्र, उसके लिए कहा जा रहा है कि लिट्टी परे। देखो, लिट्टी परे कहने से स्पष्ट है कि सूत्र लिट लकार में ही लगेगा, अर्थात द्वित्व का जो भी झंझट है आपको लिट लकार में पड़ेगा, है। तो लिट जी लकार में द्वित्व होगा, तो लिटी परे, लिट के परे रहते द्वित्व होगा। और किसको द्वित्व होगा वो समझिएगा, अनभ्यास धात्वव्यवस्यई काच प्रथमस्य द्वे स्तः, यहां तक पहला वाक्य है। लघु सिद्धांत कौमुदी बगल में रखे रहिएगा, जी अच्छे से पढ़ने के लिए क्या है, लघु सिद्धांत कौमुदी भी साथ में रखें। और बाकायदा जैसे आप कक्षा में बैठ के पढ़ते हैं ना, अपने घर में बैठ करके भी उसी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको वैसा ही लाभ होगा, है, वैसा ही फल जी की प्राप्ति होगी, जैसे आपको प्रॉपर एक प्रत्यक्ष तरीके से गुरु के समक्ष पढ़ने से जो प्राप्ति होती है, ध्यान रखिए। और आप ऐसे ही जी टांग पे टांग रख के, ऊपर टांग करके, चाय आय पी करके, रोटी पानी खा करके और तमाम काम निपटाते हुए पढ़ोगे तो वैसी फल की प्राप्ति आपको होगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान जी रखिएगा। अब ये आप पर निर्भर करता है आप कैसा फल चाहते हैं। हम तो अपना इधर पूरे तरीके से भेज रहे हैं सही से, उससे आप कितना ले पाते हो ये थोड़ा आप पर निर्भर करता है, ठीक है। जी हाँ, तो चलिए, वैसे आप वीडियो जो खोलते हैं ना, मैं उनको थोड़ा अच्छे से देख पाता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं वो पढ़ रहे हैं। और बंद वीडियो वालों का तो मुझे थोड़ा पता नहीं रहता, वो किसी शादी समारोह में घूम रहे हैं या फिर अन्य कहीं नौता वोता खा रहे हैं तो ये भी, इसका भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों तक अपने इस ज्ञान को पहुंचाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा सद्विद्या का प्रचार और प्रसार। चलिए, क्योंकि व्याकरण समझना सभी लोगों को अनिवार्य है। संस्कृत समझने के लिए व्याकरण आवश्यक है, संस्कृत बोलने के लिए आवश्यक नहीं है। संस्कृत बोलने के लिए तो संस्कृत बोलो जैसे कैसे भी, संस्कृत भारती के शिविरों में जाकर के या घर पे रह करके, तो संस्कृत बोलना आवश्यक है, उसके लिए तो आ जाए। लेकिन संस्कृत की आपको समझ चाहिए, आप समझ सकें कि जी इस श्लोक में जो कहा है वो क्या कहा जा रहा है, इसे मैं बिना हिंदी के अनुवाद के डायरेक्ट समझ जाऊं, तब आप इस व्याकरण को पढ़िए, है। तो संस्कृत वाङ्मय की थोड़ी अच्छी जानकारी हेतु ये पढ़नी पड़ेगी आपको। तो चलिए, हम पढ़ रहे हैं द्वित्व किसे कहते हैं, मतलब द्वित्व कब कहाँ होता है उस चीज को जान रहे हैं। तो एक तो लिट के परे रहते द्वित्व होगा, ये ध्यान आपको बात समझ में आ गई। तो कब जी होगा, इस वाक्य को एक बार फिर पढ़ते हैं। लिटी परे अभ्यास से धातु सही काचा प्रथमस्य द्वेष्टा। लिट परे, हिंदी में भी अर्थ हिंदी वाले देखते रहे, इंग्लिश वाले इंग्लिश अर्थ को देखते रहे, संस्कृत वाले संस्कृत अर्थ को देखते रहे। यहाँ पर जिस तरीके से आप समझे, बस समझें, बात को समझना अनिवार्य है, ठीक है। भाषा माध्यम, जी भाषा को माध्यम रूप में ग्रहण करें, जैसे भी समझना हो समझ लें कि लिट परे रहते अनभ्यास। अनभ्यास का मतलब जिसकी अभ्यास संज्ञा न हुई हो। अभ्यास संज्ञा क्या है, घबराए नहीं, अभी हम आगे बताने वाले यहाँ पर। तो लिट के परे रहते अनभ्यास धातु का अवयव है एक आचा प्रथम से, अर्थात प्रथम एकाच को द्वित्व हो जाता है। यहाँ तक एक वाक्य है। और अगला वाक्य देखिए, आदि भूतादच परस्य तु द्वितीय, आदि भूत से परे तो द्वितीय एकाच को हो जाता है। इसी 2 अलग अलग सेंटेंस को हमने और यथार्थ रूप में यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से दर्शा दिया है। पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर एक बार अर्थ पर फिर लौट करके आ जाएंगे, फिर इसे समझा देंगे। तो मुझे लगता है शायद आप कुछ आसानी से समझ पाओगे। चलिए, डायग्राम पर आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए मित्रों, जो धातु है वो धातु 2 प्रकार की हो सकती है। धातु एक तो अजादी हो सकती है या धातु हलादी हो सकती है। जी पता ही समझ में, या तो धातु जी हलादी या धातु अजादी। जी हलादी धातुओं का मतलब है कि व्यंजन अक्षर धातु के आदि में होगा, ठीक है। जी 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 और हलादी का मतलब क्या है, हलादी का आजादी मतलब का व्यंजन, और आजादी का मतलब अच्छा अच्छा, उसके आदि में होगा। तो चलो जी अब ये समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले ये धातु तो छोड़िए, इस तरीके से थोड़ा समझते हैं। पहले नीचे वाली बात को पहले ले लेते तो अच्छा रहे। प्रथम एकाच को द्वित्व करना है, तो प्रथम एकाच को द्वित्व कैसी धातुओं को होगा और द्वितीय एकाच को द्वित्व कैसी धातुओं को होगा, ये समझ लीजिए।
इसमें जी। सब एकाच और अनेकाच को लेकर के बात है। एकाच का मतलब होता है कि एक अच है जिसमें अच मतलब स्वर, ऐसी धातु। जी। अनेकाच जी। का मतलब होगा अनेक अच हैं, अनेक स्वर हैं जिसमें ऐसी धातु। जी। ठीक है, ये द्वित्व का पूरा माजरा आपको समझ में आ जाएगा। यदि धातु एकाच है और हलादी है, देखो हलादी है और एक अच वाली है, जैसे गम धातु, जैसे भू धातु, ये हलादी थी और एक ही कच वाली है। आप देख रहे हो गम के ग में अ में एक अच है और भू में भी जी। एक ही अच। ये कैसी धातु है? हलादी एकाच धातु। या फिर जी। धातु ऐसी हो अजादी एकाच हो। अजादी एकाच माना अच है आदि में लेकिन वो एकाच है, ऐसी धातु है अत। एक आप धातु इस लकोमनी में आगे पढ़ोगे, अत सातत्य गम में अत नाम की धातु है। ऐसे और जी। भी हो सकती हैं, केवल उदाहरण के लिए प्रस्तुत की जा रही है, ध्यान रखना। आगे जैसे जैसे आती जाएंगी तो द्वित्व को हम वहीं में और समझाते जाएंगे आप। ठीक है, जी। जी। आजादी एकाच धातु जैसे अच, या फिर ये समझ लीजिए कि हलादी अनेकाच धातु। तो हलादी तो एकाचो या अनेकाचो, जैसे हलादी अनेकाचो में चकास धातु, ये हलादी है मतलब च आदि में है, और अनेक अच है इसमें, एक च में अ और एक क में अ। जी। इस टाइप की जो धातु आपने देख रहे हो इस कैटेगरी में, इनके तो प्रथमई काचो द्वित्वम, इनके प्रथम एकाच को ही द्वित्व होगा। प्रथम एकाच को मतलब क्या है इसको भी हम समझाते हैं अपने, अब तक इसको कंठ में, इसको मस्तिष्क में धारण करे रहे इस बात। पहले पहले इधर एकच की को बात को और समझ लेते हैं। पहले एकच को द्वित्व होगा जो हाँ, पहला पहले होगा। एक अच को, यहाँ पर एक अच को समझना ही, देखो अभी हम एक टेक्निकल चीज है। हमने जब ये जी। लक्कौमुदी पढ़ी थी जी। और हम समझ ही नहीं पाई थे एक अच का मतलब क्या। हम बहुत बाद में 6-7 वर्ष बाद समझे कि एक अच का मतलब भैया ये समझ ही नहीं पड़ता था। आप लोग अब जल्दी से समझ जाओगे, क्योंकि आप मेरी प्रतिज्ञा जानते हो कि जिन चीजों में जी। मुझे बहुत ज्यादा भ्रांति रही है ना, मैं उन जी। चीजों को और जल्दी समझाता हूं कि किसी को और को न रहे भाई मेरी तरह। ठीक जी। है, जी। जी। हाँ। चलो, तो क्योंकि पहले तो कुछ पढ़ाई के माध्यम भी ऐसे ही होते थे, एकदम बाचिया मास चलता था। हमने लक्कौमुदी को कोई 7-8 नहीं 8 से 10 महीने में पूरा कर लिया था, बाचिया मास कर लिया था, ऐसे धुआंधार धुआंधार पढ़ा पढ़ उसको कभी चिंतन मनन नहीं किया, उस पर कभी विचार नहीं किए। वो ऐसे ही तैयार हो गई थी एक बार। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, एक बार ऐसे ही तैयार हो जाए तो क्या बात है, कम से कम नाम तो हो जाएगा, अरे लक्कौमुदी पढ़ ली है, फिर आगे जाके देख लेंगे, सामान्य ज्ञान से विज्ञान से विशेष ज्ञान अर्जित कर लेंगे। तो आप लोग भी ध्यान जी। रखना, यदि एक ही बार में कुछ समझ में ना आए तो निराश नहीं होना, धीरे धीरे जी। समझ में आ जाता है। वो एक हम श्लोक भी बता चुके हैं, आचार्यात् पादमादत्ते पादम शिष्यम स्वमेधया, है पादम जी। सब्रह्मचार्य पादम कालक्रमेण। तो ऐसे ऐसे ही समझ में आता है, इसलिए धैर्य रखें, जितना समझ में आ रहा है वो उतना आपके लिए पर्याप्त है, यानी भाग जी। ना खड़े हो, समझते जाए उतना ही उतना। और जितना आप समझ रहे हो ना उसे माने कि नहीं यही ठीक है जो मैं इस तरीके से समझ रहा हूँ, और धीरे धीरे उसमें सुधार आ जाएगा, आ जाएगा, चिंता नहीं, निराश नहीं हूँ। ठीक है, जी। तो जो एकाच वाली चीज है वो मैं थोड़ा अभी बताता हूँ, वो मुझे समझ में नहीं आती थी लेकिन अब आ गई है वो इसके बाद देखिए, अजादि अनेकाच जो धातु होगी उनकी द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा। जैसे एक अजादि अनेकच वाली धातु है ऊर्णु, ऊर्णु में क्या है, ऊ एक अच है, नु एक अच है, दो अच हो गए, नु में ऊ दूसरा अच है, तो दो अच हो गए, दो अच होते ही अनेकाच हो जाती है। अनेक का मतलब एक से ज्यादा अच हो, वो अनेक जी। है। और आजादी भी है क्योंकि ऊ आदि में है, तो उसके द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा। तो अब आइए समझ लेते हैं कि एकाच द्वित्व का मतलब क्या और उसको द्वित्व है। जैसे गम धातु है, अब आपको द्वित्व करना सिखाते हैं कि एकाच का मतलब कितना। एकाच का मतलब है कि एक अच को द्वित्व होता है, यही तो होगा ना। देखो सूत्र क्या कहता है, लिटी परे, जैसे गम धातु से दिया अब लिट लाओ, तो लिट परे रहते हैं अनभ्यास धातु का अवयव प्रथम एकाच को द्वित्व होता है। तो प्रथम एकाच को द्वित्व का मतलब कितना है वो। तो देखिए गम में 3 चीज है, एक तो ग है, एक अ है, तीसरी चीज है म। यदि हम एकाच को कह यदि हम एकाच को द्वित्व करने की इच्छा कर रहे हैं तो प्रथम एकाच को द्वित्व करना है, सबसे पहली बात तो ये। गम में गम में कितना अच है, गम एक। में तो एक ही अच है, जी। तो जो गम में एक ही अच है यही भैया प्रथम है।
ऐसे प्रथम कब छांटा जाता है? दो हो तब ना प्रथम छांटेंगे हम। जी जी हम क्या कह रहे हैं? यदि जी कोई दो तीन है तब प्रथम छांटने में आसानी रहती है। जी जैसे यहाँ पर ये देखिए, चकास्त्री नाम की धातु है जो मैंने चकास लिखी है। जी चकास में आप आसानी से छांट लोगे कि च में अ प्रथम एकाच, क में आ जो है द्वितीय एकाच। जी यहाँ आराम से छांट छांट ले रहे हो कि नहीं? जी और जहां पर प्रथम था अकेला ही एकाच है, तब उस जगह क्या करेंगे? तो ऐसी जगह क्या करना आप लोग, व्यपदेशीवत भाव से आपको उसी को मानना है कि वह क्या है? एकाच है ना? जैसे आपको ध्यान हो, जब आप टी संज्ञा करते थे तो टी संज्ञा तो एक की होती नहीं है, एक अच की केवल। वो अच किसी आदि में होना आवश्यक है, तब जाकर के टी संज्ञा होगी। ठीक है? जी जी लेकिन एक ही जहां मिल जाता था, जैसे सकंधु जैसा स्थल, तो वहां पर हमें अकेले की ही करनी पड़ती थी विपदेशी भावेना। जी ऐसे ही गम में तो एक ही है। सूत्र कहता है एकाच को द्वित्व हो। एकाच कब छठे? जब अनेक हो तब उसमें से एक एक छांट लिया जी जाइए। तो ऐसे स्थलों पर क्या करना? विपदेशी भाव से द्वित्व करना। ये बात मूल में आपके नहीं लिखी है, लेकिन टीकाकारों ने कही, अथा मैंने भी कह। चलो अब ये जी समझते हैं कि सूत्र तो कह रहा है एकाच को द्वित्व करना है, मतलब इस आ को द्वित्व करना है। सूत्र तो कुछ ऐसा कहना चाह रहा है, जी लेकिन ध्यान रखिए, एक जो है न्याय है, एक न्याय है वृक्ष प्रचलन न्याय। वृक्ष जी प्रचलन न्याय। प्रचलन वृक्ष प्रचलन न्याय का मतलब है कि जी वृक्ष जब हिलता है ना, जी तो उसकी अकेली अकेली डाली हिलती है, पत्ते नहीं हिलते। ऐसा होता है क्या कि वृक्ष जब हिले उसकी डाली हिलेगी, पत्ते नहीं हिलेंगे? क्यों श्याम जी? ऐसा तो नहीं सुना। ऐसा नहीं होता है। ये वृक्ष प्रचलन न्याय का मतलब नहीं है जो मैंने पहले समझाया कि डाली हिले और पत्ते न हिले। वृक्ष प्रचलन न्याय का मतलब होता है वृक्ष जब हिलेगा उसकी डाली हिलेगी, पत्ते फिर हिलेंगे। जी डाली हिलेगी तो पत्ते भी हिलेंगे, कहने का मतलब ये है ना? जी 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 हाँ। तो ऐसे ही यदि आप आ को द्वित्व करोगे, किसको? आ को। तो आ को मानिएगा एक वृक्ष है ये। ओके? आ जी को मानिएगा वृक्ष, और जी म को और ग को मानिएगा पत्ते। ये क्या है? जी पत्ते। तो जब आ जी को आप द्वित्व करोगे, द्वित्व में आपने हिलाया इसको, तो अकेला द्वित्व नहीं होगा, अपने फल पत्तियों फूलों के साथ ये द्वित्व होगा। तो जब भी द्वित्व होगा अकेले आ को नहीं होगा, कहने का मतलब मतलब गम है को भी हो जाएगा। गम को होगा। जी ये थोड़ा समझ लेना। जी 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 तरीका मैं क्यों समझा रहा हूं कि मुझे जब मैं आपको सन्नंत प्रक्रिया पढ़ाऊं तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, यहीं से समझे रहोगे तो सही रहेगा। ठीक है? जी जी अच्छा, ऐसे ही चलो एक उदाहरण घटा करके दूसरा और देखते हैं। हम इसमें तीन उदाहरण देखेंगे। अब यहाँ पर वर्तमान में आ जाइए। वर्तमान में स्थिति क्या है आपकी? भू आप ये व देख अ, रहे हो, जहां पर आपको द्वित्व करना चाह रहे हो, द्वित्व वाला स्थल ये है। जी भू व व, अ, इतने को द्वित्व करना है। ठीक है? जी वा को जी भी उसमें साथ ही जोड़ लो, क्योंकि जो आगम होता है ना, जैसे बुक यहाँ पर आगम हुआ है, जी तो आगम जिसको होता है वो उसी का हिस्सा माना जाता है। उसी के जो है, कह लीजिए उसी के घर में आता है वो, उसका हिस्सा वही रहता है। तो ये आगम भू धातु मित्रवत। को बुक का आगम हुआ तो उसी का हिस्सा है। तो जब आप भू जी धातु को द्वित्व करने चलोगे, तो हमने तो धातु तो कैसी है? हलादी एकाच है ना, तो प्रथम एकाच को द्वित्व होगा। जी तो इसलिए क्या होगा, इस एकाच मतलब ऊ को द्वित्व की बात की गई है, जी तो इसके पहले वाले भा को भी द्वित्व हो जाएगा और बाद वाले वा को वा भी को भी। द्वित्व हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के द्वित्व तीन को हो जाएगा। अच के आप ये समझ लीजिए, जिस अच को द्वित्व की बात की जा रही होगी उसके पहले वाले अच को, पहले वाले हल को और बाद वाले हल को, दो को द्वित्व होगा। जी बात आ रही समझ में? मतलब जी ये ऊ रूपी जो वृक्ष है वो अपने आगे पीछे वाले
जो तने हैं वो क्या कहते हैं, पत्ते फल फूल हैं, उनको भी तो करवा देगा। बात आई समझ में? जी। हाँ, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर भी जो द्वित्व होगा वो आप किसको द्वित्व होगा? भूव। हाँ, इसीलिए यहाँ पर जो द्वित्व होगा वो पूरे भू भू को द्वित्व होगा। बात आई समझ जी। में? जी। हाँ, अब देखिए, हलादी अनेकाच धातु है, इसके भी प्रथम एकाच को द्वित्व होगा। चकास में को द्वित्व होगा चक द्वितीय। जी। है, चक को। जी। चक को द्वित्व कर लेना उधर जो है। अच्छा, इधर इधर आजादी है ऊर्णु धातु, ऊर्णु धातु के द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा। इसमें दो एकाच हैं, एक ऊ है और एक जो है उड़ाना कौन वो। है, दूसरा वाला ऊ, आप उसे कह लीजिए एक नू है, नू। जी। क्योंकि जब भी नू को द्वितीय एकाच कौन है, ये नू वाला ऊ। जी। ठीक है, जी। ये मैं उसको नू कर देता हूं, ठीक है ना। तो जी। जब भी यहाँ पर द्वित्व होगा तो र तो बेचारा छूटा रहता है, इसको द्वित्व नहीं होता। वो आगे की कहानी बताऊंगा क्यों नहीं होता है। यहाँ पर जो द्वित्व होगा केवल नू नू को द्वित्व होगा, क्योंकि इस ऊ के बाद कुछ है भी नहीं तो उसको द्वित्व हो जाए। इसलिए ऊ से पहले जो ना है उस अकेले ना को ही द्वित्व हो जाएगा उसके साथ में, क्योंकि ऊ के बाद में यहाँ पर कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रथम एकाच है ऊ, इसको द्वित्व नहीं हुआ क्योंकि धातु आजादी थी, वो दूसरे वाले नू पर चला गया द्वित्व होने। अभी हम प्रकृति में पढ़ रहे हैं कैसी धातु को, हलादी एकाच धातु को पढ़ रहे हैं, वहां पर द्वित्व को समझ रहे हैं। तो हलादी एकाच धातु में प्रथम एकाच को द्वित्व हो जाएगा। आगे आप घबराएं नहीं, इस सूत्र का विषय जो आगे आता रहेगा, जहां धातुओं में द्वित्व करना, चाहे तो इन गणों की धातुओं में द्वित्व हो या द्वित्व का जो कहीं जहां कहीं विशेषता दिखेगी आपको सन्नंत में यंगंत में, वहां पर हम अलग से भी करके आपको बताते रहेंगे। एक प्रत्ययमाला प्रकरण और है, शायद लखनऊ में तो वो नहीं है, वहां पर द्वित्व की और विशेषता है। ऐसे करके द्वित्व की प्रक्रिया को समझना, एक बार किताबियाओं को पढ़ना आपने, उनमें क्या क्या लिखा है और समझ में आएगा द्वित्व के विषय। ठीक है, जी। जी। पर ये मूल स्लाइड को जाने रहना तो वो होना इसी तरीके से द्वित्व है। और एक और विशेष बात जाने रहना, जिससे मैंने कहा, जिसे मैं नहीं समझ पाया था कि द्वित्व कैसे किया जाता है। जिस अच को द्वित्व करो, ध्यान रखिए, आप जिस अच को द्वित्व कर रहे हो उसके आगे वाले और पीछे वाले एक एक व्यंजन को भी द्वित्व कर डाल, वृक्ष प्रचलन न्याय से। जी। ठीक है ना। भाष्यकार तो एक बड़ा ही मनोरम जी। उदाहरण देते हैं यहाँ पर, जो भीमसेन शास्त्री जी ने भी दिया है। वो कहते हैं कि जो ये व्यंजन होते, देखो जब अच को द्वित्व कर रहे हो तो जी व्यंजनों को क्यों द्वित्व हो रहा है, सूत्र में तो कहा है एकाच को द्वित्व। जी। ठीक है ना। जी। तो कह रहे हैं कि व्यंजनों को जो द्वित्व हो रहा है, जो व्यंजन होते हैं नटवत भार्यावत व्यंजनानी भवंती, भाष्यकार कहते हैं। भाष्यकार कहते हैं कि ये जो व्यंजन होते हैं ये नट की भार्या की तरह होते हैं। नट किसे कहते हैं, शायद आप लोगों में से कुछ लोग समझते होंगे, लेकिन जो आधुनिक परिवेश के हैं उन्होंने वो नहीं देखा होगा। पहले गांव में क्या होता था, ग्रामीण परिवेशों में हमने तो देखा है उधर ही, कि नट आते थे, वो अपने नट विविध नटी आते थे शारीरिक खेल कलाएं दिखाने। दिखाते थे और उनके साथ में नटी रहती थी, वो भी शारीरिक कलाएं क्रियाएं प्रस्तुत करती थी। लोगों का मनोरंजन का साधन थे वो सब। मुझे लगता है कुछ प्रदेशों में तो जरूर होंगे, लेकिन हमारे उत्तर भारत में तो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो अब जो नटी होती थी, मतलब वो नट की स्त्री, अब वो किस प्रकार का मनोरंजन होता था कि कोई भी खेल तमाशा देखने वाला व्यक्ति जब पूछता था, हाँ आप किसकी भार्या हो, तो नटी कह देती कि तुम्हारी ही भार्या हैं। ऐसा एक उदाहरण भाष्यकार ने दिया है। तो ये व्यंजन जो हैं ये नटवत भार्यावत होते हैं। जो कोई पूछता है कि आप किसकी हैं तो उसी से कह देते हैं कि हम तुम्हारी हैं, हम तुम्हारी हैं। ऐसे ही इस अच के आगे पीछे जो व्यंजन है वो नट भार्या की तरह हैं। तो जब ये अच को द्वित्व करने होता है तो इस वाले को भी
द्वित्व हो जाता है, अगले और पिछले वाले को भी द्वित्व हो जाता है। वहां यदि आगे और व्यंजन रहेंगे ना, तब आपको नहीं जाना है, बस एक एक व्यंजन तक सीमित रहना है। एक बात ये भी ध्यान रखनी है, जैसे मान लो कि एक व्यंजन आ गया, उससे आगे फिर एक और आ गया, तब उसको नहीं द्वित्व करना है, बस आगे पीछे को करना, एक आगे एक पीछे, ठीक है। चलो खैर, ये सब द्वित्व करने की बातें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। द्वित्व करना ही थोड़ा सा, इसमें एकाच को आपने समझा कितने को द्वित्व करना है, और हलादियों में अजादियों में एकाच अनेकाच यदि धातुएं हैं तो उनको किन किन को द्वित्व करना है, इस प्रक्रिया को आप समझ गए हो। तो जब आपने द्वित्व कर लिया तो देखो यहाँ पर तो कौन से वाले वाक्य से द्वित्व हो जा रहा है, लिटि परे अनभ्यासस्य धात्वव्यवस्यैकाचा काचा प्रथमस्य द्वेष्टा, धात्व प्रथम एकाच को द्वित्व हो जाए। और ये जो दूसरा वाला वाक्य है ये अजादी धातुओं के लिए है। अजादी धातुओं को जब हम पढ़ेंगे उर्णु जैसी धातुओं को, तो वहां पर दूसरे वाले वाक्य से द्वित्व होगा, है। चलिए, आपने द्वित्व कर लिया, स्थिति हो गई आपकी भू भूव अ इति स्थिति, मूल में ही लिख दी गई है, इतनी स्थिति आ गई समझ में जी। भूव भूव अ इति स्थिति, द्वित्व के उपरांत। श्याम सुंदर जी, जी जी। चलिए, श्याम सुंदर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। जी जी, बोल रहा हूँ। बात आ रही है ना समझ में? हाँ आज ही आ रही है। हाँ हाँ, चलो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो घबराए नहीं, माना कि कुछ सूत्र ज्यादा हैं लेकिन प्रक्रिया सरल है थोड़ा। मैं आपको ज्यादा इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मैं आपको कल नहीं पढ़ाया था और कल भी नहीं पढ़ाऊंगा, कल निर्जला एकादशी है इसलिए। उसके बाद अगला पाठ कल को छोड़ करके चलेगा इसलिए, ठीक है। तो थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, ज्यादा नहीं है, 2 मिनट में ये सब हो जाएगा, क्योंकि आगे अब कुछ ज्यादा समझना बाकी नहीं। सूत्र है पूर्वाभ्यास। जब आपने द्वित्व कर लिया तो भू भूव अ ऐसी स्थिति हो गई, हमने भी यहाँ पर भू भूव अ ऐसी स्थिति कर ली है। सूत्र पूर्वाभ्यास है। सूत्र कह रहा है अत्र ये द्वे वेते। अत्र ये द्वे वेते का मतलब है, अत्र का मतलब है इस छठे अध्याय में जो आप द्वित्व कर रहे हो। अत्र मतलब इस षष्ठ अध्याय में द्वित्व करना, क्योंकि द्वित्व 2 जगह है। एक तो छठे अध्याय में अष्टाध्यायी के द्वित्व का विधान की है पाणिनि जी, एक अष्टम अध्याय में द्वित्व का विधान की है पाणिनि जी। तो अष्टम वाले अध्याय के द्वित्व से लेना देना नहीं है, आपको छठे अध्याय वाले द्वित्व से लेना देना है। अष्टम अध्याय का द्वित्व अभी आपने पढ़ा नहीं है, वो आगे के प्रकरणों में कहा जाएगा। द्वित्व प्रक्रिया में वो अष्टमिक द्वित्व है। अभी आप साष्ट तो कोई स्थगंत में लगातार पढ़ोगे, ठीक है जी जी। तो जहां पर ये द्वित्व किया जा रहा है उसमें से जो पूर्व वाला है वो अभ्यास संज्ञक होता है। तो इसमें से भू भूव 2 एक जैसे हैं, तो उसमें से जो पूर्व वाला है, पूर्व वाला भू मतलब ये वाला जिसका पहले जन्म हुआ है वो रखा है, उसकी अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। उसका नाम क्या है? अभ्यास नाम है उसका, ठीक है जी। अभ्यास उसका नाम है जी, ठीक है, याद है ना। और ये कुछ वैसा मत समझना, उसका नाम है अभ्यास। तो बताइए, अभ्यास जब पूर्व वाला हो गया तो पर वाले को हम अनभ्यास कह सकते हैं कि नहीं? पर वाला अनभ्यास है जी। तो अब यार 2 चीज एक साथ समझ जाना, अभ्यास भी समझना और अनभ्यास भी एक साथ समझना, क्योंकि मुझे वो आगे नहीं समझाना पड़े, इसलिए अभी से समझा के चलता जी। आगे चलते हैं। अगला सूत्र है हलादिशेषा। तो पूर्वाभ्यास तो हर जगह लगना है, क्यों केवल भू धातु नहीं कहता, लिटि धातु अनभ्यास से हर जगह लगना है। तो प्रत्येक धातु मात्र के लिए भू 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 केवल हर धातु में नहीं लगना, केवल भू धातु के लिए है। तो इन सूत्रों को आप अगले वालों को याद रखोगे। अब हलादि से सभी हर जगह लगना है ऐसे। हलादि से क्या कहता है? अभ्यासस्य आदि हल शिष्यते अन्य हलो लुप्यन्ते। अभ्यास का आदि हल शेष रहेगा, अन्य हलों का लोप हो जाएगा। तो मेघा जी, अभ्यास संज्ञा कौन से वाले भूप की हुई है? पहले वाले की हुई है ना? हाँ जी जी, पहले वाले की हुई है। तो अभ्यास में उसमें कितने हल है? भूप में 2 हल है। तो कौन सा वाला हल शेष रह जाएगा? मतलब भ शेष रह जाएगा जी। कौन से वाला हल नहीं शेष रहेगा? क्योंकि अन्य हलो लुप्यन्ते लिखा है, अन्य जितने भी हल होंगे वो लोप हो जाएंगे जी। तो यहाँ पर तो एक ही है वह, उसका लोप हो जाएगा। यदि मान लो कि 3-4 होते तो बेचारे वो सब उड़ जाते, सबका लोप हो जाता, ठीक है जी। अभ्यास में यदि आदि हल है तो वो शेष रहेगा, जितने भी अन्य हल होंगे तो लोप हो जाएगा। और अच्छों पे कोई आंच नहीं आने की, क्योंकि उनके विषय में तो कोई बात ही नहीं कही जा रही, वो तो यथावत रहेगा। तो इसलिए भ शेष रहेगा, उकार भी शेष रहेगा, वकार का लोप हो जाएगा। अभ्यास वाले का है, अनभ्यास से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। तो स्थिति क्या हो जाएगी आपकी? भू भूव अ, ऐसी स्थिति हो गई ना।
जी इसलिए मूल में लिख भी दिया गया है कि बलोपह क्या हो जाएगा, पकार का लोप हो जाएगा, पकार जी का लोप हो जाएगा। स्थिति क्या बन गई आपकी, भू भू बताइए समझ में। जी अब क्या करिए, अब इससे आगे का सूत्र देखिए, सूत्र है ह्रस्व। सूत्र कहता है कि अभ्यास के अच को ह्रस्व हो जाता है। अब आइए, जी आपकी स्थिति ये है, यहां तक, यहाँ इस स्थिति में आपको लगाना है ह्रस्व। सूत्र क्या कहता है, अभ्यास के अच को ह्रस्व हो जाता है। अभ्यास आप समझ ही रहे हो ना। अब जी दोनों में से पहला वाला अभ्यास है। जी अभ्यास में कहीं आपको अच दिखाई दे रहा है ना, दीर्घ वाला दिखाई दे रहा है, जी ओ जी तो उसको क्या कर देगा, ह्रस्व। तो ये ह्रस्व। सूत्र भी हर जगह लगेगा, क्योंकि भू धातु के लिए स्पेशल नहीं बना, वो तो ह्रस्व कह रहा है। अभ्यास में जहां भी ये चौका में ह्रस्व करूंगा, एक बात और समझ लेना, फिर अभ्यास में दीर्घ कहीं रहेगा ही नहीं, हमेशा ह्रस्व ही रहेगा, क्योंकि ह्रस्व सूत्र सब जगह उसे ह्रस्व ही बना देगा, चाहे वो द्विमात्रिक हो चाहे त्रिमात्रिक। जी तो बना दिया इसने, ह्रस्व लग गया, तो स्थिति हो गई आपकी भू भू क्या स्थिति हो गई, भू 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 इसी स्थिति हो गई ना। जी अब आगे क्या करिए, जब आपकी भू भू ऐसी स्थिति हो गई, अब सूत्र लगा दीजिए भवते रह। क्या सूत्र लगा दीजिए, भवते रहा। भवते रह। ये सूत्र जी कहता है कि भू धातु के अभ्यास उकार को अकार हो जाता है। लिखा है वृत्ति में इधर कि भवतेरभ्यासस्योकारस्य अहस्यालिटि। भवते इत्युक्ते भू धातो हो अभ्यास उकारस्य अह स्यात् लिटि। स्यात् लिटि। संधि हो गई है तुरली वाली, श्यालिट जी 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 तल्लय की तरह। जी तो भू धातु के अभ्यास उकार को आपने आकार कर लिया, उकार को आकार कर लिया, तो स्थिति क्या हो जाएगी, अभ्यास वाले को किया है, सब ध्यान रखना। तो भ जी भू अ, उ को अ जी हो गया ना, जी मतलब उ के स्थान पर आ रहा है, उसी में मिला के ही रखा है हमने, उसे हटाया हटाया जी नहीं, जी 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 क्योंकि अब आप समझ जाते हो इतने से, इसलिए। जी तो भ भू अ ऐसी स्थिति हो गई। ऐसी स्थिति होने पर एक सूत्र आगे आएगा जिसे आप पढ़ोगे कल, वो सूत्र है अभ्यासे चर्च। अभ्यासे चर्च क्या कर देगा, भाग को कर देगा ब, तो बन जाएगा बभू। क्या बन जाएगा, बभूव। बभू। तो ये बभू बन जाएगा, तो उसकी भाग को ब कैसे हुआ, इसकी प्रक्रिया को हम अब कल कहेंगे। अभ्यासे चर्च को थोड़ा समझाना बाकी है, ठीक है। जी जी आज हम रखते हैं यहीं तक, थोड़ी सी जो प्रक्रिया उसे कल कहते हैं, पूरा समाप्त से नहीं करते हैं, पर भाग को बा होकर के बहू हो जाएगा, बस इतना ही अब आगे जी समझना है और कुछ भी नहीं। हालांकि अभ्यासी जैसे सूत्रों को हम पहले जब हमने आपको हल संधि का परिशिष्टम पढ़ाया है, तो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा चर्चा कर दी है केवल साहब। जी जी ठीक है, तो आज के लिए इतना ही जी काफी। आप कुछ पूछे तो पूछ सकते हैं, हैं? अन्यथा हम इसके बाद समापनम करेंगे। जी तो इतना ही रखें फिर, चलो पूछना जी नहीं है जी कुछ, किताबों से पढ़ लेना, कुछ समझ में आ जाए तो एक बार कुछ ये भ्रांति हो कहीं पर भी तो दोबारा से पूछ लीजिएगा, कभी भी पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटे जी पूछ सकते हो। तो ठीक है, समापन करते हैं। जी गुरु जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः महोदय। नमो नमः।